गणित कक्षा 10 बोर्ड की परीक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बोर्ड से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं गणित कक्षा 10 के, वो आज हम लोग करेंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि बोर्ड पर आपको दिख रहा है प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह भी सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 - 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको क्या पहले सिद्ध करना है कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए क्या प्रश्न कह रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेंगे, माना करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या की जगह पर क्या मानेंगे कि एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। करड़ी में 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। और देखिए कोई भी परिमेय संख्या है तो उसको हम क्या करते हैं, किस रूप में व्यक्त करते हैं किसी भी परिमेय संख्या को? P/Q के रूप में। तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। जबकि Q ≠ 0 है। तो अब देखिए P बराबर क्या हो जाएगा? Q करड़ी में 3, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? P² बराबर Q² गुणे 3। अब देखिए Q² बराबर क्या हो जाएगा? P²/3 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर लिखा जा सकता है कि 3 P² को विभाजित करता है। 3 P² को विभाजित करता है। अतः 3 P को भी विभाजित करेगा। P को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। ये हमारा एक समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे? P बराबर हम 3R रख ले रहे हैं। P बराबर 3R रखने पर, तो देखिए जब P बराबर 3R रखेंगे इसमें समीकरण 1 में, तो Q² बराबर क्या हो जाएगा? 3R² / 3। अब इसको इधर सरल करते हैं। तो देखिए Q² बराबर क्या हो गया? 3 का स्क्वायर, R का स्क्वायर और बटे 3। तो 3 से 1 3 कट जाएगा, ठीक। तो R² बराबर क्या हो जाएगा? Q²/3। अब ये क्या कह रहा है कि 3 Q² को विभाजित करता है। अतः 3 क्या करेगा? Q को भी विभाजित करेगा, ठीक। अब ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए P और Q क्या है? एक ही संख्या 3 से विभाजित हो रहे हैं, ठीक। तो जब संख्या विभाजित हो गई P/Q के रूप में, यानी उसका एक के अलावा कोई दूसरा भी क्या हो रहा है? गुणनखंड हो रहा है। इसमें हम क्या मानते हैं कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है जिसका एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। लेकिन एक संख्या 3 ऐसी है जो P को भी काट रही है और Q को भी काट रही है, जो हमारे मानने का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 3 है, जो हमारी कल्पना का विरोध करता है। जो हमारी कल्पना का विरोध करता है। जो हमारी कल्पना का विरोध करता है। अतः करड़ी में 3 जो हमने मान रखा है
कि एक परिमेय संख्या है, अब परिमेय न रह करके क्या हो गई, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये एक पार्ट हमारा सिद्ध हो गया। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि करड़ी में 3-5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी हमको सिद्ध करना है कि करड़ी में 3-5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, जब किसी परिमेय संख्या में कोई चीज जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो वो क्या होगी, परिमेय ही होगी। और जब अपरिमेय संख्या में कोई चीज जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक, तो इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि 3 करड़ी में 3-5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये भी सिद्ध करना है, एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं कि यह क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको हमने मान लिया। माना क्या कि करड़ी में 3-5 एक परिमेय संख्या है। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, 3-5 बराबर P/Q। अब करड़ी में 3 बराबर P/Q प्लस 5। अब ये देखिए हो गया क्या, क्या हो गया, ये अभी अभी हमने इसको सिद्ध किया कि ये है अपरिमेय, और ये क्या हो गया, परिमेय। तो ये दोनों क्या आपस में बराबर होंगे, अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होगा। अतः सिद्ध हो गया, अतः हमने अभी अभी सिद्ध किया, क्या हमने सिद्ध किया है कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः क्या हो जाएगा, करड़ी में 3-5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका लग गया। और इस टॉपिक का ये प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही साथ क्या सिद्ध करना था कि करड़ी में 3-5 एक अपरिमेय संख्या है, जिसको हमने परिमेय मान करके ये सिद्ध कर दिया। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि करड़ी में 3 को सिद्ध किया कि वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या में कोई चीज जोड़ेंगे घटाएंगे तो वह भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या ही होगी। आइए द्विघात बहुपद से एक प्रश्न उठाते हैं, द्विघात बहुपद से एक प्रश्न लेते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न जो है द्विघात बहुपद से है। प्रश्न क्या है कि द्विघात बहुपद f(x) बराबर, क्वेश्चन नंबर 2 है, द्विघात बहुपद f(x) बराबर दिया हुआ है क्या, 3x² - x - 4। तो क्या है, 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा उसके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। 3x² - 4 है तो पहले पद और अंतिम पद का क्या करिए, गुणा करिए। 3x² - 4 - 4 यहाँ 12x²। अब 12x² को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने और घटाने पर -x आ जाए और गुणा करने पर क्या हो जाए, 12 हो जाए। तो क्या हो जाएगा, 3x² - 4x और प्लस 3x - 4। 4 के 12, 4 में से 3 जाएगा 1। अब 2 का जोड़ा बना करके कॉमन ले लीजिए। ये हो गया क्या, कितना कॉमन, x। तो 3x - 4 और यहाँ प्लस 1 कॉमन, तो 3x - 4। ठीक, अब जैसा कि कहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक, तो शून्य के लिए पहले इसको हम लिख लेते हैं, f(x) बराबर
ये 3x-4 और ये x प्लस 1। तो देखिए शून्यक के लिए क्या करेंगे, शून्यक के लिए fx बराबर 0 करेंगे। तो 3x-4 और x धन 1 बराबर 0। अब देखिए 3x-4 और x धन 1 बराबर क्या हो गया, 0 है। तो जब 0 को बराबर करेंगे तो x के दो मान मिलेंगे। कितने मिलेंगे, दो मान। तो x बराबर हो जाएगा 4/3। माना कि इसको ये क्या है, अल्फा है, इसको अल्फा मान लेते हैं। और यहां से x धन 1 बराबर क्या है, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1। और इसको क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया शून्यक। द्विघात बहुपद की क्या हो गए, शून्यक। अल्फा और बीटा हमको मिल गया। ठीक, अब देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस यक्स का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए यहाँ पर यक्स का गुणांक क्या है, -1 है। तो माइनस, यहाँ -1 लिख देंगे। और यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3 है। अल्फा कितना है, 4/3 है। ठीक, और प्लस बीटा क्या है, -1 है। तो जरा इसको सरल करें तो 3 एकम 3, 4 में से 3 जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1/3 और ये भी क्या हो गया, 1/3। तो ये सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। ठीक, फिर यहीं पर बात आती है शून्यकों के गुणनफल की। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद, अचर पद बटे क्या होता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए शून्य क्या है अपने पास, एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा। और अल्फा का मान है 4/3, बीटा का मान है -1। तो यहाँ पर रखिए 4/3 गुणे क्या, -1। अचर पद कितना हो गया, -4 और x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3। तो -4/3 और ये भी क्या हो जाएगा, -4/3 बराबर -4/3। इस तरह से सत्यापित हुआ। इस तरह से हमारा जो है 2 प्रश्न यहाँ पर लग गया। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो आइए अब देखते हैं 2 चरों में रैखिक समीकरण से संबंधित अगले प्रश्न को। तो 2 चरों में रैखिक समीकरण से हम 3-4 प्रश्न करेंगे। बहुपद में 2 प्रश्न, 1 प्रश्न बहुत है। बहुपद सबको अच्छे से आता भी है और बहुत ही आसान है बहुपद चैप्टर, बस सूत्रों की मार है, भरमार है। तो देखिए तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखें, उसके पहले हम जानते हैं 2 चरों में रैखिक समीकरण, 2 चरों में रैखिक समीकरण। 2 चरों में जो रैखिक समीकरण है क्या है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अगर 2 समीकरण अपने पास है a1x ठीक प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अद्वितीय हल होगा, कब होगा अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कब होंगे, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो पहले देखिए हम सूत्र देख लेते हैं। अद्वितीय हल होगा तो ऐसे में हमको संगत हल भी मिलेगा, और कोई हल नहीं होगा तो असंगत हल, असंगत हल। और
अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तब भी क्या होगा, संगत हल होगा। और इसमें और क्या कंडीशन होता है, रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी, और इसमें कैसी होंगी, समपाती, और इसमें कैसी होंगी, समांतर होंगी। ठीक, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कंडीशन कि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। तब क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब उस समीकरण का एक हल होगा। A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। तो ऐसे में क्या होगा, अनेक हल होगा। कोई हल नहीं होगा, ऐसे में क्या हो जाएगा, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तो ये हो गया दो चरों में रैखिक समीकरण का क्या सूत्र। इस सूत्र का प्रयोग हम अति लघुत्तरी प्रश्नों और बहुविकल्पी प्रश्नों में अधिकतर करेंगे। अब इसी में आता है क्या, इबारती प्रश्न, तो उसे भी देखते हैं। पहले आप इसका जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए अब देखते हैं प्रश्न। ठीक है, हिल गया क्या है? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। k के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण दिया हुआ है kx प्लस 3y बराबर k माइनस 3 और 12x प्लस ky बराबर k अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कब होंगे, यदि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। अब देखिए ये A1 A2 क्या है, ये B1 B2 क्या है, ये C1 C2 क्या है। ऊपर वाले में x का गुणांक A1 A2 B1 B2 और ये C1 और ये C2। तो उठा उठा इसमें रखिए, तो k बटे 12 और 3 बटे k और k माइनस 3 बटे k। यहाँ से देखिए हमको 3 खंड मिल गए, खंड 1 खंड 2 और क्या मिल गया, खंड 3। तो हमको क्या करना है, k का मान निकालना है। तो खंड 1 व खंड क्या करेंगे, 3 से देख लीजिए, खंड 2 व खंड 3 से जल्दी से आपको k का मान जो है मिल जाएगा। 3 बटे k और k माइनस 3 बटे k से k को उड़ा दीजिए। ठीक, तो देखिए k माइनस 3 बराबर 3, तो k बराबर क्या हो गया, 6। एक ये आंसर हो गया। k का इसमें गुणा करेंगे, एक और आंसर आएगा k का। तो खंड 1 व खंड 2 से, खंड 1 व खंड 2 से देखिए, तो खंड 1 क्या है, k बटे 12, खंड 2 क्या है, 3 बटे k। अब तिर्यक गुणा कर दें, तो k का k में करेंगे तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर, 12 का 3 में करेंगे तो 36। तो k बराबर हो जाएगा क्या, प्लस माइनस 6। यानी k के दो मान मिल गए। वर्ग है तो क्या होगा, k के दो मान होंगे, प्लस और एक माइनस। अतः यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अतः k बराबर 6 कामा माइनस 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अब प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक भिन्न है जो 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्या करना, हमको भिन्न ज्ञात करना है। तो देखिए सवाल क्या है, सवाल ये है कि एक भिन्न जो है 1/3 हो जाती है।
तो मान लेंगे कि भिन्न का कुछ अंश व हर होता है, तो माना भिन्न का अंश क्या है, x तथा हर क्या है, y है। तो भिन्न क्या होगी x बटे y। तो केस नंबर 1 क्या बन रहा है, इसमें कह रहा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है, x बटे जो y है वो हो जा रहा है क्या, 1/3। और ये कब हो रहा है, जब अंश में 1 घटाया जाता है। तो अंश में आप 1 घटा दीजिए। जैसे आप अंश में 1 घटाएंगे तो आप तिर्यक गुणा करिए और समीकरण बनाइए। तो 3x - 3 बराबर y को हेन्नी लाइए, तो 3x - y बराबर 3। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब केस नंबर 2 क्या कह रहा है कि यह 1/4 हो जाती है। जो x बटे y जो भिन्न थी वो 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हर में 8 जोड़ दिया गया, फिर तिर्यक गुणा करिए तो हो जाएगा क्या, 4x बराबर y धन 8। तो हो जाएगा 4x - y बराबर 8। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक। अब देखिए बहुत ही आसान समीकरण बन गया ये, जिसको आसानी से सरल किया जा सकता है। और कौन सा विधि इसमें लगाएंगे, या तो प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं या विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, कोई विधि। लेकिन आप विलोपन विधि से अगर लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये लग जाएगा। 3x - y बराबर 3 और 4x - y बराबर 8। अब क्या करिए, इसको घटा दीजिए। जब चिन्ह समान होते हैं तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस, और ये हो जाएगा कैंसिल। 3 में से 4 निकलेगा तो क्या होगा, -x, और ये -5। तो x बराबर क्या हो गया, 5। अब यह मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे यह मान समीकरण 1 में आप रखेंगे तो फिर क्या होगा, रखिए समीकरण 1 में। तो 5 तिहाई 15 - y बराबर 3। तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, -y बराबर 3 - 15। तो -y बराबर 3 में से 15 जाएगा 12। तो y बराबर हो गया 12। अब देखिए भिन्न क्या हो गई, अतः वह भिन्न क्या हो गई, 5/12। ये आंसर हो गया 5/12। ठीक। तो ये हमारा था चौथा प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए कहा कि 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। 2 अंकों की कोई संख्या दी गई है, ठीक, उसमें दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर क्या है, 5 है। ये तो हमारा चौथा प्रश्न था। अब ये हमारा जो है प्रश्न नंबर 5 है। तो क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कि 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। तो जब 2 अंकों की संख्या होती है तो एक अंक होता है दहाई का, दूसरा अंक क्या होता है, इकाई का। जैसे 11 को ले लिया जाए तो 10 × 1 = 11, 10 दहाई 1 इकाई। ठीक। तो मान लेंगे कि माना दहाई का अंक क्या है, माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। जब ऐसा हो गया तो संख्या क्या बनेगी, संख्या क्या हो जाएगी, 10 × दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक। देखिए संख्या हमारी क्या हो गई, संख्या ये क्या हो गया, 10x और धन y। ये हो गया अपनी संख्या। ये कब है, ये हमेशा है।
संख्या हमेशा ऐसे ही बनेगी। ठीक, अब केस पर आते हैं। पहला केस बनेगा अपना केस नंबर 1। क्वेश्चन में देखना है क्या कि दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। तो देखिए एक अंक है दहाई का और एक अंक है इकाई का। दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का क्या है, 3 गुना है। तो ये हो गया दहाई का अंक। ठीक, दहाई का अंक कह रहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक का ये क्या है, 3 गुना है। तो ये 3 गुना है तो समीकरण बराबर कब होगा, जब इसमें भी हम 3 का गुणा कर देंगे। तो x माइनस 3y बराबर क्या हो गया, 0। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। फिर केस नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि संख्या में 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं। देखिए संख्या क्या है, अंकों को पलटने पर संख्या क्या हो जाएगी, अंकों को पलटने पर संख्या, जो संख्या है मूल संख्या और अंकों को पलटने पर संख्या, अंकों को पलटने पर संख्या। तो देखिए संख्या क्या है, 10x धन y, और अंकों को अगर पलट दिया जाए यानी x के जगह पर y और y के जगह पर क्या हो जाए, x हो जाए। तो 10y धन x, ये कब हो रहा है, जब 54 घटाया जाए संख्या में से, यानी इसमें से 54 घटाया जाएगा तो अंकों का परिवर्तन हो जा रहा है, अंक पलट जा रहे हैं। तो बराबर कब होगा, अगर इसमें से 54 घटा रहे हैं तो इसमें से भी 54 क्या करना होगा, घटाना होगा। तो हम क्या कर देंगे, -54 कर देंगे। अब देखिए x और y को अगर हेन्नी ले आएंगे तो 10x माइनस x प्लस y और माइनस 10y बराबर क्या हो जाएगा, -54। 10 में से 1 जाएगा 9 और 1 में से 9 जाए 10 जाएगा 9। ये हो गया 9x और माइनस 9y बराबर -54। 9 कामन होगा तो बच जाएगा x माइनस वाई बराबर 9 छक्का 54, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से देख लेते हैं। विलोपन विधि से बहुत ही आसानी से ये सवाल लग सकता है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 0 और ये है x माइनस वाई बराबर -6। ठीक, तो ये माइनस और ये प्लस और ये भी क्या प्लस, ये कैंसिल। -3 में से 1 y जाएगा, -2y बराबर 6। तो y बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, -3। y बराबर क्या हो गया, -3। अब यह मान रख दीजिए, यह मान समीकरण कितना में रखने पर, 1 में रख लीजिए, समीकरण 1 में रखने पर। तो ये तो निगेटिव मान आ रहा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3 तरीके 9। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, 10x धन y, यानी 10 गुणे -9 और प्लस क्या है -3। तो -90 और -3 हो जाएगा क्या, -93। संख्या क्या हो जा रही है, 93 हो जा रही है, माइनस का 93। तो संख्या हो जा रही है कितना, -93। देखिए क्या कहा है लास्ट में, एक बार और देख लेते हैं। यदि संख्या में से 54 घटाया जाए, यानी जो संख्या है 10x धन y, उसमें से क्या घटाया जाए, 54, यानी 54 को माइनस करना है। तो अंकों को पलटने पर जो संख्या हो रही है वो भी क्या होगी, 54 कम होगी ना। ठीक, इसमें से 54 घटाने की बात हो रही है। ठीक, तो अंक पलट जा रहे हैं। इसमें से 54 जब घटाएंगे तो अंक क्या हो गए, पलट गए। तो अगर चाहे तो इधर क्या करें, +54 कर दीजिए। ठीक, तो सब कुछ पॉजिटिव मिल जाएगा, सब क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मिलेगा तो ये तो आपका क्या होगा, माइनस होगा, प्लस होगा
अभी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस, ये प्लस, ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगा, +9। तो सब कुछ जब प्लस प्लस हो गया तो संख्या क्या हो जाएगी, 93। दोनों तरह से आंसर क्या होगा, 93 ही आएगा, ठीक। तो पांचवा प्रश्न हमारा लग गया। तो ये हमारा रहा पांचवा प्रश्न। अब देखते हैं हम लोग छठवां प्रश्न। तो छठवां प्रश्न क्या है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। छठवां प्रश्न क्या है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितना तैर सकती है, 20 किलोमीटर तैर सकती है। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में, छठवां प्रश्न क्या है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करना है। तो ये हमारा हो गया छठा प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि माना स्थिर जल में क्या करना है, लास्ट में स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करना है। तो 2 चीजें हैं यहाँ पर, स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल। तो जब कोई तैरेगा तभी तो धारा बनेगी। तो स्थिर जल में हम मान लेते हैं चाल, माना स्थिर जल में चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल क्या है, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। जब कोई धारा के अनुकूल होता है तो क्या होता है, प्लस, और जब धारा के प्रतिकूल होता है तो क्या होता है, माइनस। तो धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल बराबर क्या हो जाएगा, x + y किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के प्रतिकूल चाल बराबर x - y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए केस नंबर 1, सूत्र यहाँ पर एक लगेगा क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये अपना क्या हो गया, सूत्र हो गया। इसी सूत्र का जो है प्रयोग करना है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। तो देखिए क्या कहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में, 2 घंटा टाइम दिया है, 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो धारा के अनुकूल चाल क्या हो गई, x + y। तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसकी चाल क्या हो रही है, यानी x + y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करना है। तो 2 किलोमीटर कितना है, 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना है, 2 घंटा। कितना है, 2 घंटा। अब देखिए समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। और ये क्या हो रहा है, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना हो गया 20 और चाल कितना हो गया x + y बराबर 2, 2 यहाँ पर 20, तो x धन y बराबर क्या हो गया 10, समीकरण नंबर 1। फिर कहा धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर की दूरी तय
करने में लगा समय वो कितना लग रहा है, 2 घंटा वो भी लग रहा है। तो दूरी है 4 किलोमीटर और चाल है x माइनस वाई, 2 दूना के 4, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 1, 2, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक, तो समीकरण 1 क्या हुआ, x प्लस वाई बराबर 10, और समीकरण 2 हुआ x माइनस वाई बराबर 2, जोड़ दीजिए कट जाएगा, 2x बराबर 12, तो x बराबर क्या हो गया, 6, ठीक। अब यह मान समीकरण 1 में रखने के, तो जैसे आप समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, x धन y बराबर 10, तो 6 धन y बराबर 10, तो 6 धन y बराबर 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6 यानी 4। तो ये 6 और 4 क्या है, अतः है नहीं। स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल कितना हो गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितना हो गई, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से देखिए हमने प्रश्नावली 1 से लेकर के 3 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए 6 प्रश्नों को हमने सरल कर लिया। अब आगे के प्रश्न हम अगले पार्ट में सरल करेंगे, जो बहुत ही, तब तक आप तैयारी बनाते रहिए।